Let's start the new chapter differential equation. Okay. तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर हम लोग बात करें y इज ए फंक्शन ऑफ x वेयर x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज डिपेंडेंट वेरिएबल. यदि इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों में से किसी एक का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, आइदर x और y, तो वैसे इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. क्लियर हो गया ना. वैसी इक्वेशन जिसमें कि x हो, y हो, dy अपॉन dx और dx अपॉन dy हो, तो वैसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. इन शॉर्ट में अगर समझना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को बेसिकली टू पार्ट में पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. देखिए यहाँ पे, तो यदि डिफरेंशियल इक्वेशन में वन वेरिएबल हो, है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन में वन वेरिएबल हो, डेरिवेटिव कंटेनिंग वन वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. लेकिन वैसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव वन से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, वैसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन टू और मोर वेरिएबल से इन्वॉल्व कर रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई. अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड, यहाँ पे दो वेरिएबल है ना, वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, जेड इज ए फंक्शन ऑफ वाई. तो यहाँ पे दो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है. तो नंबर ऑफ वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा हो, है ना, वैसे इक्वेशन जिसमें कि डेरिवेटिव दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हो, तो उसे पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. अब यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसमें भी वाई और जेड इन्वॉल्व है, तो इसीलिए इस इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे. इस इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक्स एंड वाई ही इन्वॉल्व है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डी वाई अपॉन डी एक्स डेरिवेटिव दिया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट. तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन दिया हुआ है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन से ज़्यादा है इस एग्जाम्पल में. तो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन से ज़्यादा होगा तो पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन, और जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल वन होगा एंड कंटेनिंग डेरिवेटिव तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. हम लोग को जो पढ़ना है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है. तो अब इस पर हम लोग फोकस करते हैं. इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं. ओके, इन दोनों का डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं. ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन. हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा दैट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है. ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड डेरिवेटिव, मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सेम चीज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो इक्वेशन में अगर हम लोग देखें तो इसका ऑर्डर, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड हो गया ना.
तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर ही इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 बन जाएगा। ओके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या बन गया? 2। डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा दैट इज डिग्री। अलजेब्रिक इक्वेशन में जो अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करें, सिंपल कोई इक्वेशन ले, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन का डिग्री 2 होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर जो दिख रहा है x का पावर 2, यहाँ से 1, इसमें 0, तो हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 है। वैसे ही कुछ कुछ यहाँ पे है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका पावर, ओके, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर ही डिग्री होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि जितने भी डेरिवेटिव टर्म है उसका पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अब सपोज करो इसका पावर हम लोग देते हैं 3/2, तो पावर फ्रैक्शन हो गया। तो इक्वेशन में डेरिवेटिव टर्म का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, दैट इज आफ्टर मेकिंग इच डेरिवेटिव टर्म फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर। तो प्रत्येक डेरिवेटिव टर्म के पावर को फ्रैक्शनल पावर से रिमूव करने के बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका पावर को हम लोग डिग्री बोलेंगे। ठीक है, तो ये वैसी इक्वेशन का ही डिग्री निकाल सकते हैं जिसको आप पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। अब ये x में पॉलिनोमियल है, अब x में पॉलिनोमियल, अब हम लोग को डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल है। अब x की जगह dy/dx कर लीजिए, d2y/dx² कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना। तो पॉलिनोमियल में डेरिवेटिव होना चाहिए। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तभी उस इक्वेशन का डिग्री हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो डिग्री निकालने के लिए फर्स्टली इक्वेशन को पॉलिनोमियल के फॉर्म में होना चाहिए, प्रत्येक डेरिवेटिव टर्म का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और उसके बाद जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसके पावर को डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं इस इक्वेशन का ऑर्डर तो 2 हो गया, लेकिन आप देख रहे हैं कि d2y/dx² ये लॉग फंक्शन का आर्गुमेंट है। तो इस इक्वेशन को पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव का कोफिशिएंट कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन डेरिवेटिव अलजेब्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव जो है लॉग फंक्शन का आर्गुमेंट आ गया, इन्वर्स का आर्गुमेंट हो जाए, ट्रिगोनोमेट्री का एंगल हो जाए, इट मीन्स वैसे इक्वेशन में को पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मीन्स ये इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में एक्सप्रेस्ड नहीं है, नहीं किया जा सकता है, क्योंकि डेरिवेटिव लॉग फंक्शन का आर्गुमेंट है। इसीलिए इस इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया ना। डिग्री डिफाइन होने के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव के फॉर्म में होना चाहिए, प्रत्येक डेरिवेटिव टर्म का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। यदि फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शनल पावर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, यदि रिमूव हो जाए तो ओके, यदि रिमूव नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, इट मीन्स उसका डिग्री नहीं निकाल पाएंगे हम लोग, डिग्री डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे इन दोनों कंसेप्ट को, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए। देखते हैं आगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ऑलरेडी 1 नंबर को डिस्कस किए थे। इस इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। तो इस इक्वेशन में देख रहे हैं कि यहाँ पे y ट्रिपल डैश मीन्स थर्ड डेरिवेटिव है ना,
डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू बेसिकली ये लिखा हुआ है, तो ये साइन का एंगल है। दैट्स वाई इस इक्वेशन को पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना। डेरिवेटिव का कोफिशिएंट कुछ भी हो, रियल नंबर कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डेरिवेटिव यदि ट्रिगो फंक्शन का एंगल आ गया, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का आर्गूमेंट आ गया, लॉग फंक्शन का आर्गूमेंट आ गया, एंड सो ऑन, इस तरीके से यदि कोई टर्म इन्वॉल्व है तो समझिए कि वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो जब नहीं कर सकते हैं तो उसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा, लेकिन ऑर्डर प्रत्येक इक्वेशन का डिफाइंड होता है। अब इन दोनों को, ये सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म, प्रत्येक टर्म्स को ऑब्जर्व करें तो ये फोर्थ ऑर्डर है, नहीं फोर्थ डेरिवेटिव है। फोर्थ डेरिवेटिव मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 4 हुआ, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या लिख लेंगे आप, 4, डिग्री नॉट डिफाइंड इंडीड। वैसे ही इस इक्वेशन को देखें तो फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस का एंगल है, तो डेफिनेटली इसको भी पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो इस इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। ऑर्डर की बात करें तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर मीन्स ये सेकेंड डेरिवेटिव है, तो सेकेंड डेरिवेटिव मीन्स ऑर्डर 2। पावर से हमें मतलब नहीं है, ऑर्डर के लिए पावर नहीं देखना है, पावर डिग्री में देखना होता है, वही तब जब डिग्री डिफाइंड होगा। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में एक्सप्रेस कर सकते हैं तभी, लेकिन इसका तो डिग्री इनडिफाइंड नहीं है, तो केवल ऑर्डर चेक करेंगे। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव और ये सेकेंड डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट क्या हुआ, सेकेंड, तो इस इक्वेशन का ऑर्डर 2, डिग्री नॉट डिफाइंड। इट्स ओके। इस क्वेश्चन की बात करें, अगेन आप देख रहे हैं डी वाई अपॉन डी एक्स साइन का एंगल है, दैट्स वाई इस इक्वेशन को पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव में आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इस इक्वेशन का डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। लेकिन ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तो प्रत्येक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ से डी स्क्वायर वाई मतलब ये सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और ये कांस्टेंट, तो प्रत्येक टर्म्स को ऑब्जर्व करें तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड हो गया, इसीलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 बन गया, डिग्री नॉट डिफाइंड। अब डीपीपी के भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो इस इक्वेशन को आप देखिए, यहाँ पे पावर में 2/3 दिया हुआ है, पावर फ्रैक्शन है ना, इसका एक्सपेंशन जो भी हो, बाइनोमियल से आप एक्सपेंशन कर सकते हैं, लेकिन हमें एक्सपेंशन नहीं करना है। ओके, इसमें क्या करना है कि पावर को फ्रैक्शन से फ्री करना चाहिए। डिफरेंशियल टर्म का, डेरिवेटिव टर्म का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, तो एक्सपेंशन करेंगे तो पावर फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो बेसिकली 2/3 इट मीन्स 2 इंटू 1/3, फ्रैक्शन 1/3 की वजह से है ना, तो 1/3 को अगर हटा दें, 1/3 को हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पावर 2 हो जाएगा। इट मीन्स बोथ साइड 3 से, पावर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 2/3 पावर में 3 से किए, यहाँ पे 3 से किए हैं, तो ये बच गया 2, और यहाँ पे ऐसा कुछ, क्लियर है ना। तो अब इसको आप देखिए तो पावर कहीं फ्रैक्शन दिखता है, ये तो इंटीजर है, तो जब पावर इंटीजर आ गया, अब यहाँ पे डिग्री निकाल सकते हैं। अब इन दोनों में देखें तो इसमें इसको एक्सपेंड करेंगे तो टोटल 3 टर्म्स, और ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो एक्सपेंशन करने के बाद जो भी आए, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव ही देगा ना ये एलएचएस में, और ये आरएचएस में देखिए डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू मीन्स ये थर्ड डेरिवेटिव है, तो थर्ड हाईएस्ट हो गया क्योंकि ये तो फर्स्ट ही है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होगा दैट इज डिग्री, तो पावर 3 है, तो डिग्री भी 3 होगा और ऑर्डर भी 3 होगा। कॉन्सेप्ट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम लोग। ओके,
इस इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। तो डिग्री निकालने से पहले फर्स्टली तो इक्वेशन को पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव के फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए। दूसरा, यदि ऐसा हो सकता है तो प्रत्येक डेरिवेटिव टर्म का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अब इस इक्वेशन में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल फोर्थ टर्म दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म में इस डेरिवेटिव टर्म का पावर 5/7 फ्रैक्शन है। तो ये कोशिश करेंगे ये फ्रैक्शनल पावर से फ्री करेंगे। तो 5 इंटू 1/7, तो 1/7 को हमें हटाना है, मीन्स 7 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर में। तो यहाँ पे करने का मतलब होल में करना ना। तो कैसे करते हैं देखिए, फर्स्टली मैंने क्या किया कि केवल इसी का फ्रैक्शनल पावर है, तो जिसका फ्रैक्शनल पावर है उसको वन साइड में रखेंगे, बाकी को अनदर साइड में। तो इन सबको राइट साइड में लेके गए तो ऐसा बन गया। ओके, इन सबको राइट साइड में गया। अब होल पावर को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, LHS में भी और RHS में भी। तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा ना, बचेगा यहाँ पे 5। अब यहाँ पे पावर 7 है, ये यहाँ पे 1 2 3 ट्राइनोमियल है। तो एक्सपेंशन करने के बाद जो भी आए, एक्सपेंशन करने के बाद हमें जो भी मिल जाए वो इशू नहीं है, एक्सपेंड नहीं करना है। ध्यान दीजिए आप, बोथ साइड पावर 7 डालने से क्या बेनिफिट मिला हमें कि ये फ्रैक्शनल पावर से फ्री हो गया। यहाँ पे 5 बचेगा, ओके ना, 5 यहाँ बचेगा। अब पूरे में कंपेयर करें तो यहाँ पे सेकेंड डिग्री ऐसा कुछ, ओके सॉरी, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे क्या था 3, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, और यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव थर्ड हो गया ना। तो डिग्री में क्या करते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, उसी का पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 है, तो इसका पावर हमें क्या मिलेगा 5। दिस इंटू दिस क्या मिल गया 5। तो पावर 5 मिल गया, मीन्स डिग्री 5 हो गया, ऑर्डर क्या हो गया 3। कंसेप्ट क्लियर ना, एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम यही से समझ सकते थे। पावर 5/7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर में, तो इधर भी फ्री बन जाएगा, इधर भी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक्सपेंड करेंगे तो पावर इंटीजर ही मिलेगा, फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से डिग्री ऑर्डर 3 और डिग्री 5। एक मिनट, फिर मिस्टेक यहाँ लिखा हुआ है। ऑर्डर क्या बन जाएगा 3 और डिग्री 5। इस क्वेश्चन को देखिए, इसको आप लिख सकते हैं दिस का पावर 1/3 और इसको आप लिखेंगे 1/2। तो दोनों टर्म का पावर फ्रैक्शन में है। तो अब हम कैसे फ्री करें, इसके लिए इंटीग्रेशन में भी मैंने बताया था, सब्स्टिट्यूशन में। पुट x इक्वल टू t टू द पावर m, वेयर m इज LCM ऑफ डिनोमिनेटर। इसका मतलब ये हुआ कि जहां कहीं भी फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन को हमें रिमूव करना है, तो जो डिनोमिनेटर है उसका LCM लीजिए आप, उस LCM से पावर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये टेक्निक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 और 2 है, तो इसका LCM 6। तो पावर को अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके ना, पावर को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे 1/3 इंटू 6 2 और यहाँ पे 3। अब देखिए सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकेंड हो गया, तो डिग्री 2, सॉरी ऑर्डर 2, और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर 2 है, तो डिग्री भी 2 ही होगा, ऑर्डर 2 डिग्री 2। इट्स ओके। तो ये सब चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हम लोग पढ़ते थे। अलजेब्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, लाइक x² - 3x + 2 = 0। इसको सोल्व कीजिए तो इसका सॉल्यूशन x = 1 और 2 आता है। वैसे ही अब हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ना है। ओके,
तो यहाँ लिखा हुआ है ए रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव, वैसा रिलेशन जिसमें x और y हो लेकिन डेरिवेटिव नहीं हो। यदि डेरिवेटिव रह गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके ना। वैसा रिलेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो डिपेंडेंट वेरिएबल हो लेकिन डेरिवेटिव नहीं हो, तो वैसे इक्वेशन को वैसे रिलेशन को, ओके ना, वैसे रिलेशन को सॉल्यूशन बोलेंगे। और साथ ही साथ वो सॉल्यूशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ये चीज कहा गया है। तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो किसी कर्व के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सॉल्यूशन भी कोई इक्वेशन ही है जो किसी कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो किसी कर्व के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट ना, क्योंकि वो सॉल्यूशन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन है, दैट इज एक्स एंड वाई के बीच का रिलेशन है ना, फ्री फ्रॉम डेरिवेटिव। तो सॉल्यूशन टू टाइप्स का होगा, जनरल और प्रिमिटिव सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे, और जिस सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उसको जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे। अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होगा ये मैटर करता है, तो उसी चीज को मैंने लिखा है और करके, द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स एज मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे आप, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा उतना ही कांस्टेंट आएगा उसके सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में। लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं आएगा। उसके पीछे का रीजन यहाँ पे देखिए, द सॉल्यूशन ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग पार्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मींस जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उसका एक पर्टिकुलर वैल्यूज हमें देना है। पर्टिकुलर वैल्यू जैसे ही देंगे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से फ्री हो जाएगा और उस सॉल्यूशन को पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ओके। अगेन ब्रीफ में भी बोल रहा हूँ, वैसा सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं हो, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जीरो हो, उस सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन वैसा सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑर्डर ऑफ इक्वेशन के इक्वल हो, उस सॉल्यूशन को जनरल और प्रिमिटिव सॉल्यूशन बोलेंगे, ओके। अब इसको लेकर के कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल में दिखाता हूं आपको, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, प्रीवियस में क्या था ना कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़े, उसके बाद जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस। जनरल सॉल्यूशन वैसे सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑर्डर के इक्वल हो, उसको जनरल सॉल्यूशन। लेकिन वैसे सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं हो, उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन। उसी पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ देखिए, ये हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। तो दो टाइप का सॉल्यूशन मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसको सोल्व किए हैं तो यहाँ पे देखिए दिस एंड दिस, दो सॉल्यूशन लिखा हुआ है। तो ये जो सॉल्यूशन है दिस प्लस सी, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मीन्स ये जनरल सॉल्यूशन, और इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, तो ये पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ओके। तो दिस एंड दिस आर रिस्पेक्टिवली जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन of differential equation this satisfying y1 equal to 0. y1 means value of y at x equals to 1 is 0. When x equals to 1 तो y equal to 0. It means यही। तो हम लोग पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या देखे कि जनरल सॉल्यूशन के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एक पर्टिकुलर वैल्यू देने के बाद जो सॉल्यूशन मिलता है उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
अब जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी है, तो सी का जो एक खास वैल्यू हम लोग देंगे, है ना, सी का एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू देने के बाद जो मिलेगा उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सी को इवेल्युएट करने के लिए इसमें x इक्वल टू 1 रखते हैं और y इक्वल टू 0 करते हैं, तो सी का वैल्यू मिलता है जो कि इसमें 0 है, तो यहाँ पे ऐसा मिल गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 69। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 दिया हुआ है, तो उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो उसके सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कांस्टेंट कितना होगा? डेफिनेटली 4 होगा, है ना, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होता है वही ऑर्डर उसके सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कांस्टेंट के बराबर होगा। अगर ऑर्डर 4 है ना, ऑर्डर 4 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमें 4 कांस्टेंट मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कांस्टेंट 4 हो जाएगा। लेकिन यदि उसी का पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता तो नंबर ऑफ कांस्टेंट 0 होता। ऑप्शन ए बी सी में 5 लिखा हुआ है, लेकिन ऑर्डर 4 है तो नंबर ऑफ कांस्टेंट 4 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? थर्ड। तो जनरल सॉल्यूशन में 3 कांस्टेंट, 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, लेकिन पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 0 होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ इक्वेशन दिस। अब इसमें ऑर्डर एंड डिग्री को लेकर के है, तो अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड मतलब प्रत्येक टर्म्स को देखें तो यहाँ देखिए इसका पावर निकालेंगे तो 1/2। तो यदि डेरिवेटिव का पावर, डेरिवेटिव टर्म्स का पावर फ्रैक्शन हो तो फ्रैक्शनल पावर से फ्री करना होता है। तो ये फ्री तभी होगा जब स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करने से पहले भी आपको सोचना है दिस माइनस दिस, ऐसे करें ताकि ये स्क्वायर रूट फ्री हो जाए। तो ये तभी करेंगे जब इसको मैं एलएचएस लेके आता हूँ, y माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू दिस, देन स्क्वायरिंग करते हैं। देखिए यहाँ पे, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और यहाँ पे दिखेगा। अब होल को कंपेयर करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो अब इसको एक्सपेंड भी करेंगे तो इसका हाईएस्ट पावर 2, यहाँ भी हाईएस्ट पावर 2। फर्स्ट डेरिवेटिव है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स और यहाँ भी डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब होल इक्वेशन में देखें तो ऑर्डर हमें 1 मिलेगा और इसका पावर 2, तो डिग्री 2 हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को लेकर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। डीपीपी का क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, these are constant, then find order of differential equation, order of differential equation whose solution is। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है जिसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है तो इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर निकालना है। इट्स ओके। तो ऑर्डर में हम लोग ये देखें कि सॉल्यूशन में जितना कांस्टेंट होता है उतना ही उसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाता है। तो इस सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करें तो अगर यदि वन व्यू अगर देखें, है ना, डायरेक्टली अगर देखें तो यहाँ से C1, C2, C3, C4, C5, C6 टोटल 6 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखाई देगा डायरेक्टली। यदि कंसेप्ट नहीं है तो 6 कांस्टेंट तो ऑर्डर 6 हो जाना चाहिए। नहीं, पहले आप इस सॉल्यूशन को सिंप्लीफाई करेंगे। ये सॉल्यूशन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, एकदम बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो अगर इसको आप फार्मूला लेंगे तो देखिए cos a प्लस बी को ब्रेक करें, cos a cos b माइनस sin a sin b। ओके, अब यहाँ पे C1 छूट गया हम लोग का माइनस, ओके, माइनस cos a cos b माइनस sin a sin b। या फिर ये कहते कि यहाँ पे
C1 को अगर बाहर रखते तो ज़्यादा बेहतर था, ऐसे cos A cos B माइनस sin A sin B। तो यहाँ से cos x और इसमें cos x रिपीट कर रहा है, x का फंक्शन cos x को मैंने एक साथ किया, cos x का कोफिशिएंट C1 cos C2 और यहाँ से cos x का कोफिशिएंट C3 sin C4। ओके, वैसे ही sin x का कोफिशिएंट लिए तो ये बन गया और इन दोनों को एज इट इज रहने दिए हैं। अब आप देखिए कि ये जो होल दिखाई दे रहा है C1 cos C2 और C3 sin C4, ये होल तो कांस्टेंट ही है ना, ये होल कांस्टेंट है, इसमें कहीं x और y इन्वॉल्व नहीं है। तो होल जब कांस्टेंट है, जैसा कि 5 को आप 2 + 3 लिख सकते हैं, है ना, मतलब कई तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कांस्टेंट को। तो जब होल कांस्टेंट है तो इसके बदले सिंगल कांस्टेंट लिखेंगे आप। ओके, तो इस होल के लिए हम लोग केवल a लिखे हैं, a cos x। वैसे ही इस होल कांस्टेंट के लिए b लिखे हैं, C3 C4 cos C4, ये तो कांस्टेंट ही है ना, cos C4 x का फंक्शन नहीं है। तो जब ये होल कांस्टेंट है तो इसको सिंगल कांस्टेंट b सपोज कर लिए, इसके बाद ये दोनों तो एज इट इज है। अब हम लोग काउंट करेंगे 1 2 3 4, टोटल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइनली 4 आ गया। मतलब जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करेंगे इस सॉल्यूशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद, डायरेक्टली काउंट करेंगे तो मिस्टेक होगा, और आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कांस्टेंट 4 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगा उसका ऑर्डर 4 होगा, क्योंकि ऑर्डर और कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल होता है जनरल सॉल्यूशन में। इट्स ओके, ये जनरल सॉल्यूशन ही होगा ना, क्योंकि इस सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया हुआ है। यदि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहेगा सॉल्यूशन में तो उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ दीज आर कांस्टेंट देन फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन whose solution, that is whose general solution is this। तो फर्स्टली इस सॉल्यूशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स कुछ कांस्टेंट एक से ज़्यादा दिखता है, उसको और सिंपल फॉर्म में लाना है। तो आप देखिए यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो cos का एंगल 2x + C2 और यहाँ पे साइन का एंगल x - C1, यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है। फर्दर आप cos A + B का फॉर्मूला लगाएंगे तो cos और साइन का एंगल यहाँ पे 2x ही रह जाएगा और यहाँ पे x। तो फिर कॉमन आप नहीं ले सकते हैं। तो जब आप कॉमन नहीं लेंगे तो ब्रेक करने का कोई फायदा नहीं था प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा। लेकिन कुछ और स्टेप देखिए यहाँ पे, ये जो पार्ट है सेकेंड टर्म, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं a⁴x × a⁴c5, ऐसे लिख सकते हैं ना। पावर को ऐड करेंगे तो सेम चीज। अब बताइए दिस इंटू दिस, ये होल एक कांस्टेंट है, C3 + C4 तो एक कांस्टेंट है, अलग अलग लिखने का कोई मतलब नहीं था, केवल स्टूडेंट को ये पजल करने के लिए देता है। यहाँ पे 2 कांस्टेंट हो गया, लेकिन 2 कांस्टेंट है नहीं, दिस प्लस दिस एक ही कांस्टेंट होगा ना, दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये होल एक सिंगल कांस्टेंट बनेगा, सिंगल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसके बदले में यहाँ पे k लिखे हैं। अब जब काउंट करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5, टोटल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 5 है। सो सिंस नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन इक्वल टू 5, जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 5 है, इसीलिए इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, है ना। इफ दीज आर कांस्टेंट देन फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच सॉल्यूशन इज दिस। फर्स्टली इस सॉल्यूशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं cos 2x,
साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, इन दोनों को कॉस 2x के टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला। अब इस होल को प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा c5 इंटू ई टू दावर 6 c6 इंटू ई टू दावर 2x, बेस सेम पावर को ऐड करेंगे तो ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, अब बताओ cos 2x अगर कॉमन लें तो ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, है ना। cos 2x दिस तीनों में से कॉमन लेंगे तो इसके बाद बच जाएगा क्या, c2/2 और यहाँ से c3/2, तो c2 प्लस c3/2, इन दोनों में e टू दावर 2x को कॉमन ले लेते हैं तो c4 प्लस c5 इंटू ई टू दावर 6 बचेगा। अब ये होल एक कांस्टेंट है, इसको मैंने a सपोज कर लिया, इस होल कांस्टेंट को b सपोज कर लिया और इसको c सपोज कर लिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ये जो सॉल्यूशन है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये दिखा। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स नंबर ऑफ कांस्टेंट एकदम मिनिमाइज कीजिए आप। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिखने में बहुत दिखता है लेकिन मिनिमाइज करना है हमें। तो मिनिमाइज करने के बाद नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 3 आ गया, तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ दीज आर कांस्टेंट देन फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच सॉल्यूशन इज y इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू ई टू दावर x प्लस दिस। अब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए c3 ऐसा बन जाएगा ना, दोनों का बेस सेम, तो ई टू दावर c4 प्लस x, इसको ऐसे लिखेंगे। अब होल में ई टू दावर x कॉमन है तो ऐसा कुछ। अब ये इस होल को सिंगल कांस्टेंट a मान सकते हैं आप, बिल्कुल ना। तो इस सॉल्यूशन को सिंपलेस्ट फॉर्म जिसमें कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को मिनिमाइज कर सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकता है। ओके, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1, दैट्स व्हाई ऑर्डर विल बी 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, अब हम लोग इस कंसेप्ट को देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरल सॉल्यूशन इज गिवन, मीन्स जब आपको जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उस सॉल्यूशन से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है। वेरी सिंपल, जब जनरल इक्वेशन गिवन है तो वहाँ से आप नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जितना कांस्टेंट रहेगा उतना ही ऑर्डर होगा, उतना ऑर्डर मीन्स उतने बार आपको डिफरेंशिएट करना होगा। सपोज कीजिए कि जनरल सॉल्यूशन में 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सिंपलेस्ट फॉर्म में जनरल सॉल्यूशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद नंबर ऑफ कांस्टेंट 3 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इक्वेशन बनेगा उसका डिग्री 3 होगा। तो डिग्री 3 लाने के लिए 3 बार डिफरेंशिएट, 3 टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फिर भी दिखाई दे रहा है उसको एलिमिनेट करना है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करने के लिए गिवन इक्वेशन एंड डिफरेंशिएटेड इक्वेशन का यूज करेंगे। डिफरेंशिएटेड इक्वेशन मीन्स जो आप डिफरेंशिएशन से इक्वेशन लाए हैं, ओके, उन सब के हेल्प से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमें एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के बाद हमें जो बच जाएगा, जो मिलेगा, दैट इज एलिमिनेंट, वही हम लोग फाइनल इक्वेशन बोलेंगे। जो एलिमिनेंट होगा वही हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन whose solution represents the family of curves 1, 2, 3 and 4। टोटल 4 क्वेश्चंस है। वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है निकालना है जिसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिसका सॉल्यूशन फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। समझिएगा, आप डील करते हैं इसको। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किए थे ना,
वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हमको बनाना है जिसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। 4 क्वेश्चंस था यहाँ पे। फर्स्ट में सॉल्यूशन ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये सॉल्यूशन हम लोग को ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। तो जब सॉल्यूशन दिया हुआ है तो ये इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है हम लोग को। तो जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना हो, है ना, जनरल सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना हो तो पहला स्टेप क्या है, जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ कांस्टेंट काउंट कीजिए, है ना। जनरल सॉल्यूशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में देखने के बाद नंबर ऑफ कांस्टेंट, तो जितना कांस्टेंट दिखाई देगा उतने टाइम्स आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब इसको जो सॉल्यूशन दिख रहा है ये बेसिकली क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। इसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी है। तो जब 2 कांस्टेंट है तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई डैश को डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिखते हैं। e टू द पावर 3x, 3 को बाहर मल्टीप्लाई, इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये आ गया। तो फर्स्ट डेरिवेटिव है क्या ना, डिफ्रेंशिएशन निकालने के बाद उसको प्रीवियस से कंपेयर कीजिए, कुछ कॉमन तो नहीं है। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन निकालिए, अब इसको इससे कंपेयर कीजिए। बाय द वे यदि 3 कॉमन भी ले लें तो दिस माइनस बी इंटू ई टू द पावर -3x बचेगा, ये बचेगा ना कॉमन लेने के बाद। इसके लिए पावर में है तो कॉमन लेने के बाद भी ये 3 को बाहर ले लेंगे तो इसमें प्लस है इसमें माइनस, इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिखेगा फर्स्ट और सेकेंड में। मैंने ये बोला कि प्रत्येक स्टेप में डिफ्रेंशिएशन करने के बाद प्रीवियस से कंपेयर कीजिए, यदि कुछ सिमिलर दिखे तो उसका बेनिफिट लीजिए आप। लेकिन 1 और 2 में कोई सिमिलर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो पहले से ही क्लियर है कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव मिला, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव, इसका डिफ्रेंशिएशन ये मिल जाएगा और इसका ये -3 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो +9। अब इसमें 9 कॉमन लिए हैं तो ये बन गया। अब देखिए इसको प्रीवियस से कंपेयर करते, इसको आप इससे कंपेयर कीजिए, इससे कंपेयर कीजिए। तो इसमें तो कुछ सिमिलर नहीं है लेकिन इसमें आपको सिमिलरिटी दिखने लगा नहीं, तो 1 और 3 से इसका वैल्यू यहाँ पे y रख देंगे, y डबल डैश इक्वल टू 9 इंटू वाई। अब ये जो हमें दिखाई दे रहा है y डबल डैश मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, मीन्स इस इक्वेशन में डेरिवेटिव टर्म है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और साथ ही साथ इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। यानी क्या बताया था, जितना कांस्टेंट होगा उतने टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन के बाद आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट करने के लिए गिवन इक्वेशन और डिफरेंशिएटेड इक्वेशन का हेल्प। ये गिवन इक्वेशन है, बेसिकली सॉल्यूशन ही है, लेकिन ये और ये डिफरेंशिएटेड इक्वेशन, इन सब का यूज करना है कांस्टेंट को एलिमिनेट करने में। तो इन्हीं सब के हेल्प से ए और बी हमारा एलिमिनेट हो गया है। एलिमिनेट करने के बाद जो एलिमिनेंट बचा यही हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, यही आंसर हो गया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन को देखिए, इसको आप देखेंगे तो इसमें केवल सी इन्वॉल्व है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है तो केवल इसको 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करते हैं तो ये मिलेगा आपको, है ना, y प्लस सी का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू वाई प्लस सी, ये तो ऑलरेडी बाहर है, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो फर्स्टली y के रिस्पेक्ट में और y का x के रिस्पेक्ट में, पता होगा आप लोगों को। यहाँ पे बेसिकली लिखना है डिफरेंशिएटेड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स क्यूब का यहाँ 3x स्क्वायर, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। लेकिन ये y का फंक्शन है तो पहले y के रिस्पेक्ट में एंड देन y का x के रिस्पेक्ट में, ओके ना। 1 टाइम डिफरेंशिएट हो गया। अब हमें c को एलिमिनेट करना है। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कैसे करें ये सोचना आपका काम है, यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत है। तो अब 1 और 2 से कंपेयर करते हैं तो देखिए c इंटू वाई प्लस सी यहाँ भी इन्वॉल्व है। तो फर्स्ट इक्वेशन से मतलब गिवन सॉल्यूशन से जो गिवन दिया हुआ है उसको फर्स्ट सपोज कर लेना है, ओके ना। फर्स्ट इक्वेशन तो c टाइम्स वाई प्लस सी इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन वाई प्लस सी होगा, जो कि यहाँ पे मैंने पुट कर दिया।
इसका वैल्यू इसमें सेकेंड इक्वेशन में, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट। अब क्या है ना, हमें सी को गायब करना है, तो सी को इससे इवेल्युएट करके फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये ऐसा बचेगा। तो y प्लस सी को मैंने राइट भेज दिया और 3 को नीचे लेके आ गया, ऐसा बन जाएगा ना। सो c इक्वल टू दिस माइनस वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स को वाई डैश मैंने लिखा है। तो यहाँ से c का वैल्यू मिल गया, और इस थर्ड इक्वेशन से c का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं। ओके, तो फर्स्ट में पुट करते हैं, देखिए c यहाँ रख दिए, y प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से y प्लस सी डायरेक्टली मिल रहा है, y प्लस सी इक्वल टू दिस, इट मीन्स दिस का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब। तो जो फाइनल एलिमेंट दिख रहा है इसमें c इन्वॉल्व नहीं है, केवल डेरिवेटिव टर्म है और इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यही हमारा फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। ओके, अब 1 और 2 को भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है ना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, यहाँ से इस सॉल्यूशन में, इस जनरल सॉल्यूशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मीन्स 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो ऐसा आ गया। तो डिफरेंशिएट करने के बाद प्रीवियस से कंपेयर करना है, तो कंपेयर करेंगे तो कुछ कॉमन दिखेगा आपको, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस, कोई कॉमन नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, फिर इसको नेक्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं। यू वी का डिफरेंशिएशन u इंटू इसका डिफरेंशिएशन y डबल डैश प्लस y डैश इंटू एक्स का 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन y डैश। ये तो क्लियर है, ये कंसेप्ट आपका। अब इसको प्रीवियस से कंपेयर करें तो देखिए फर्स्ट और थर्ड में ये सेम चीज है ना, तो दिस इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे एक्स वाई रख देते हैं। तो डिफरेंशिएट करने के बाद डिफरेंशिएटेड इक्वेशन और गिवन इक्वेशन में कंपेयर करना है ना। कुछ कॉमन दिखे तो उसका बेनिफिट लेना है, कुछ सिमिलर दिखे उसका बेनिफिट लेना है, और इसी तरीके से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देते हैं, और फाइनल हमें सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए और बी दो कांस्टेंट, इसमें भी 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होल को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई स्क्वायर का पहले वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो 2y फिर y का x के रिस्पेक्ट में, y डैश मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स, 4a इंटू 1 प्लस 0 ना। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो uv से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिल जाएगा y इंटू वाई डबल डैश प्लस y डैश इंटू इसका डिफरेंशिएशन y डैश। ओके, और 4a कांस्टेंट तो इसका 0 हो गया। अब डिफरेंशिएट करने के बाद देखिए डायरेक्टली, मतलब इसमें जो है कहीं कांस्टेंट दिख ही नहीं रहा है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशिएट करने से ही यदि कांस्टेंट गायब हो जाए तो इन सबको आगे देखने की जरूरत नहीं है ना, कॉमन कंपेयर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें। तो डायरेक्टली हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। तो इस तरीके से जो आप बुक्स का क्वेश्चन है उसको आप बनाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैलकुलेशन मतलब यहाँ पे आता है कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। पहला स्टेप कितने टाइम्स डिफरेंशिएट करें वो कांस्टेंट देखने के बाद समझ में आ जाता है, जो कि आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ अब हम लोग लास्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हैं इस एक्सरसाइज का, मेथड ऑफ सोल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे ये टेक्निक सीखना है। तो फर्स्ट मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सेकेंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, reducible to homogeneous differential equation, fourth linear differential equation, fifth Bernoulli's differential equation, that is differential equation reducible to linear differential equation। Bernoulli's differential equation ऐसा differential equation है
जिसको कि लिनियर में हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड लास्ट में है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर बाय सक्सेसिव इंटीग्रेशन। हायर ऑर्डर मीन्स सेकेंड ऑर्डर का। बेसिकली हम लोग को जो पढ़ना है सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर का ही डिफरेंशियल इक्वेशन है। यदि सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया तो उसको कंसेक्यूटिव आप इंटीग्रेट कर दीजिए, सक्सेसिव इंटीग्रेट कर दीजिए। ओके ना, ये भी सिंपल है। तो है क्या, इन सब को सेपरेटली वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। बेसिकली बुक्स की बात करें तो बुक्स में जो नेम दिया हुआ है, फर्स्ट का दिया हुआ है और सेकेंड का दिया हुआ है और फोर्थ का। फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ये तीन ही बुक में मेंशन है आपको। लेकिन जब क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं ना, तो क्वेश्चंस जो पूछा हुआ है वो इन सब को भी कवर करता है। तो कंसेप्ट हम लोग सबका पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इट्स ओके। तो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करें वेरिएबल सेपरेबल मेथड। फर्स्ट मेथड है ये, दिस इज मेथड 1। तो वेरिएबल सेपरेबल, इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x, जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन होगा x एंड y में ही इन्वॉल्व होगा, x y एंड डेरिवेटिव में इन्वॉल्व होगा। तो इसमें क्या करते हैं ना, x एंड y दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, है ना। x एंड y, जैसे कि dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी वाई, फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y। तो x वाले को LHS में और y वाले को अलग, दोनों को सेपरेट करेंगे हम लोग। लेकिन ध्यान रखेंगे dy और dx, dy एंड dx दोनों न्यूमरेटर में होगा, दोनों में न्यूमरेटर। अब dy अपॉन जी वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसमें dy ऊपर है और dx नीचे है। कुछ स्टूडेंट कर क्या लेता है, जो कि बहुत बड़ा मिस्टेक है, ऐसे करेगा जी वाई अपॉन डी वाई, इसको नीचे लगेगा जी वाई अपॉन डी वाई, और यहाँ पे इसको नीचे लेके आ जाएगा तो 1 डी एक्स इंटू एफ एक्स, जी वाई अपॉन डी वाई। बिल्कुल नॉनसेंस वाला बात। मतलब ये कि किसी भी एंगल से डी एक्स एंड डी वाई, डी एक्स और डी वाई कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे। यदि नीचे कोई लेके आ जाता है तो फिर इंटीग्रेशन का कोई मतलब ही नहीं रह गया, वो तो बिल्कुल मजाक बन जाएगा आपका। तो जब भी सेपरेट करें तो ये ध्यान रखें कि डी वाई और डी एक्स दोनों न्यूमरेटर में रहें, बाकी चीज़ें जैसे एडजस्ट करना हो कीजिए। डी वाई लेफ्ट में है तो डी एक्स राइट में, y का होल एक्सप्रेशन LHS में, x का होल RHS में। ये दोनों को आप सेपरेट कर सकते हैं, ये दोनों को x और y दोनों को सेपरेट LHS और RHS में कर सकते हैं, तभी इस मेथड का यूज करेंगे। इट्स ओके। तो यहाँ देखिए डी वाई अपॉन जी वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसमें भी डी एक्स ऊपर है और डी वाई भी ऊपर है। सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान दीजिए सेपरेट हमारा हो चुका है, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेट कर दिए। यहाँ पे 1 अपॉन जी वाई का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, एफ एक्स का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, पर्टिकुलर वैल्यूज देंगे तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा एज पर क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप सिंपलेस्ट फॉर्म है ये। सेकेंड टाइप dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। यदि ये पैटर्न दिखे, पैटर्न भी समझना है इंटीग्रेशन के जैसा, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन में जो पैटर्न था वैसे ही कुछ कुछ पैटर्न यहाँ भी मिलेगा। इट्स ओके ना। तो यदि dy अपॉन डी एक्स या dx अपॉन डी वाई फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी हो, तो इस लीनियर एक्सप्रेशन को z सपोज कर लेंगे, ओके, सिंगल वेरिएबल में लाने के लिए। तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट
तो एक x का a और b इंटू dy अपॉन डी एक्स और c का 0, ऐसा कुछ। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू a को पहले क्या करेंगे, b इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस ए, फिर b से मल्टीप्लाई कर लिए। देख लीजिए आप, इसको एक स्टेप में और आपके लिए कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं ऊपर से ही करता हूँ ताकि स्पेस सही से दिखे। पुट एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जेड इम्प्लाइज ए प्लस बी, वाई का डिफ्रेंसिएशन मैं वाई डैश कर देता हूँ, अब प्लस 0 इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। तो देखिए यहाँ से b इंटू वाई डैश इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस ए। ओके, तो यहाँ से वाई डैश का वैल्यू मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई डैश को क्या लिख रहे हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, बी से डिवाइड करना होगा, तो 1/b इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस ए। तो फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये चीज़ यहाँ पे हम पुट कर दिए। ओके, ये फंक्शन ऑफ जेड हो गया, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू। फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इस b को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए बी एफ जेड, इस a को मैंने राइट कर लिया, तो ऐसा बन गया a प्लस बी एफ जेड। मतलब ये सब इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमें सेपरेट हो सके। अब ये x और z को सेपरेट करना है, डी जेड है और डी एक्स, ये दोनों ऊपर रहेगा फाइनल इंटीग्रेशन से पहले। तो ये z का फंक्शन है, तो इसको नीचे लेके आ गए, डी एक्स को ऊपर भेज दिए। अब देखिए LHS में z का होल दिख रहा है ना, RHS में x का, तो ये करने के बाद अब लास्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ऐसे देखिए ये। ओके, अब इंटीग्रेट करेंगे तो बन जाएगा आपका लास्ट फेज, लास्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई और एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है आप ध्यान देंगे, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई और एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन में ये सब एक्सप्रेशन दिखाई देता है तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन पुट x इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये मिल जाएगा। फिर ये एक्चुअली ये जो दिख रहा है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने एक्सप्लेन किया था, कार्टेशियन टू पोलर एंड पोलर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ फर्दर। इन सब पे 1 बाय 1 क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, सोल्व डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4 माइनस 3x इंटू 2 प्लस 5y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ध्यान से सीखिएगा। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि डी वाई एंड डी एक्स को ऑलवेज न्यूमरेटर में रखेंगे एंड डिनोमिनेटर में कभी नहीं। कुछ स्टूडेंट कर लेता है जो कि एब्सर्ड है, बिल्कुल मजाक है वो। तो मतलब फर्स्ट कोशिश यही करना है कि x एंड y दोनों सेपरेट हो रहा है या नहीं। x वाले को LHS में और y वाले को RHS में करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए dy ऊपर है तो ये तो ऊपर ही रहेगा, dy को आप नीचे नहीं कर सकते हैं, और इसमें x और y दोनों इन्वॉल्व हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करता है, दोनों को मल्टीप्लाई में तो पजल हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी फैक्टर दिया हुआ है, इसमें x का एक्सप्रेशन और ये y का एक्सप्रेशन है, तो हमें dy और dx को ऊपर ही रखना है। तो ये ऊपर है ही, तो इसमें कुछ चेंज नहीं करना, ये ऊपर है तो dx नीचे है, तो dx से इधर भेज देंगे राइट साइड में। तो ये y वाला एक्सप्रेशन है, उसको इधर डिवाइड करते, उसको हम नीचे लेके आ जाते हैं। देखिए ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम नीचे लेके आते हैं ऐसे, और ये dx को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा करने से ये y का होल एक्सप्रेशन LHS में और ये x का होल RHS में दोनों सेपरेट हो गया। x और y दोनों सेपरेट हो गया, और dx ऊपर है dy ऊपर ही है, ऊपर ही रखना हम लोग को।
ठीक है। तो जैसे ही सेपरेट हो गया तो समझिए कि वेरिएबल से वेरिएबल से हमारा क्वेश्चन बन रहा है। सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसको बोथ साइड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप ऐसे बना लीजिए, बस ये सिंबल। सेपरेट करने के बाद ये साइन दे दीजिए आप। 1/2 + 5y का इंटीग्रेशन log mod 2 + 5y अपॉन वाई, y के रिस्पेक्ट में है। इसका इंटीग्रेशन 4x - 3x² प्लस c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 है ना, इसका ऑर्डर 1, ऑर्डर तो 1 ही है ना। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। ओके, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप ये लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखिए x dy, इसमें x है और dy की तरफ होल y का कोशिश करेंगे, dy के लॉन्ग y का एक्सप्रेशन और dx के लॉन्ग x का एक्सप्रेशन। तो dy, इस y को हम नीचे लेके आ जाते हैं, इस x को इधर भेज देते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। ऐसे करने से दोनों हमारा सेपरेट हो गया। नहीं तो ये कैलकुलेशन आपको लर्न करना है, प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे ही सेपरेट हुआ अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसके बाद देखिए इंटीग्रेट कर दिए, 1/y का इंटीग्रेशन log mod y log mod x, दोनों तरफ होल लॉग में आ रहा है, तो कांस्टेंट जो है प्लस सी भी लिख सकते हैं, सी को log c भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो LHS में भी log, RHS में भी log। तो ऐसे केस में जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो लिखते हैं उसको log में ही डाल दीजिए ताकि दिखने में अच्छा लगे, है ना। इसको log x प्लस log c लिख सकते हैं ना, log mn से log x प्लस log c। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c को log c लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर ना। तो ऐसा आ गया। अब दोनों तरफ log ही हैं तो आर्गुमेंट को इक्वेट करते हैं, mod y = mod cx, y = ± cx। देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आ गया, और ये जो सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है y = mx का फॉर्म है, मीन्स ये जो सॉल्यूशन है बेसिकली फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट।